नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम जानते हैं केशवानंद भारती केस 1973 के नाम से। यह केस काफ़ी फेमस है, स्पेशली इनका सामना उन कैंडिडेट से होता है जो या तो लॉ एस्पिरेंट है या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वहाँ पर हम पॉलिटी के अंतर्गत इसके कई रेफरेंस को इसको कई बार हम पढ़ते हैं। सो गाइस, ये केस समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस केस के फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतना ही खास केस है और क्या इसको और किसी नाम से भी जाना जाता है और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हमारे आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इसको सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो केशवानंद भारती केस के लिए हम एक सिनेरियो लेके आए हैं। यहाँ पर जानेंगे कि इस केस को हम किस तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसके अदर नेम कि क्या इस केस को और भी किसी नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, तभी हमने यहाँ पर ये पॉइंट शामिल किया है और जानेंगे कि ये और किस नाम से फेमस है। सेकेंड पॉइंट हम समझेंगे इस केस के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों और क्या है ऐसा, क्या इसका रिकॉर्ड है या हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। देन इसके अलावा केशवानंद भारती केस जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके आने के क्या रीज़न है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड की हम चर्चा करेंगे। बैकग्राउंड के हम 4 स्टेप में इसको समझेंगे और किस प्रकार से केस जो है एग्जिस्टेंस में आया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है तो पेटिशनर पार्टी कौन होती है, रिस्पोंडेंट पार्टी कौन होती है, इस चीज़ को समझेंगे। देन फिफ्थ में सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या जजमेंट देता है, किसके फेवर में जजमेंट देता है और यहाँ से क्या आउटपुट निकल के सामने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट की चर्चा करें कि इसको और किस नाम से जाना जाता है इसके अदर नेम में, तो इसके 2 बेसिक नाम बहुत फेमस है केशवानंद भारती केस के अलावा। इसे बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन केस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस केस के माध्यम से संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में अहम भूमिका रही है। देन इसके अलावा इसे फंडामेंटल राइट केस से भी जाना जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट के केस में जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में भेद उभर कर सामने आ रहे थे उसको फाइनली इसने जो है एक दिशा निर्देश दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट को। चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ये केस जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट केस माना जाता है और 68 वर्किंग डेज इस केस की जो है सुनवाई चली थी। इस केस को चलते समय 100+ केस को साइडलाइन किया गया था। देन 70+ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री, दूसरे देशों के जो है 70 से ज़्यादा देशों के जो है कॉन्स्टिट्यूशंस को जो यहाँ पर कंपेयर किया गया था, ठीक है, अदर कंट्री का जो जजमेंट था 703 पेज का जजमेंट था। 13 मेंबर की जो है जुडिशियल कमेटी बैठी थी, ठीक है, जिसमें उस समय के चीफ जस्टिस जो है सिकरी भी शामिल थे। और यहाँ पर 11 जजमेंट दिए गए थे डिफरेंट इशू को लेकर और इस केस में फाइनली कोई भी पार्टी जीती नहीं थी, ठीक है। किसी को भी पक्ष में केस गया हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक बीच का रास्ता निकला था जिससे कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में अहम भूमिका रही। भारतीय केस के बैकग्राउंड को हम आसान शब्दों में समझते हैं। आइए अब हम इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो केशवानंद भारती केस का जो प्रमुख बैकग्राउंड है, बेसिकली में से 4 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या रोल रहा। फिर हम यहाँ पर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस को भी समझेंगे क्योंकि ये केस समझना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि पार्लियामेंट वर्सेस जो सुप्रीम कोर्ट अपने जो है डिसीजन रख रहा था, पार्लियामेंट अमेंडमेंट के माध्यम से रख रहा था, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के माध्यम से, तो उससे क्या कंडीशन बन रही थी। यहाँ पर कंडीशंस के बाद फोर्थ कंडीशन देखेंगे कि केशवानंद भारती वर्सेस
स्टेट ऑफ केरल के मामले में क्या स्थिति रही थी। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है, पारित होता है, तो इसके जो दो इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं, इसका भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में दे रखा है और भाग 4 जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में दे रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करते हैं। जहां पर फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वेलिटी का जो है एक अहम रोल था, ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स, और इसमें उस समय जो है राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का भी जो है फंडामेंटल राइट था। स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें, डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, तो इसका जो आर्टिकल है 39 का जो आर्टिकल है, इसके सेकंड और थर्ड क्लोज में जो दो इम्पोर्टेंट बातें दे रखी है जो कि राज्य के लिए एक नीति या एक निदेशक की तरह कार्य करते हैं। 39(2) में ये कहा गया है कि समाज के जो भौतिक संसाधनों है उसका एक उचित स्वामित्व वितरण होना चाहिए, अर्थात जो उस समय जो रिसोर्सेज थे जो वो क्या थे, कुछ सीमित लोगों के पास थे। और थर्ड में ये कहा गया था में जो धन है तथा जो उसके प्रोडक्ट्स है उसके उत्पादों का केंद्रीकरण का निषेध किया गया था, क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो एक तबका बहुत जो है अमीर था जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, और अधिकांश जो लोग हैं गरीब तबका था जिसके पास जो है बेसिक जो चीज़ें होती है वो भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राउंड प्रिपेयर करता है, सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज है वो समाज के कुछ निश्चित लोगों के पास थे, तो वो क्या है, सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इक्वली रूप से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी। इसके बाद हम देखते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस। संविधान निर्माताओं ने संविधान में बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट को शामिल किया है। उसमें जो है आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से अपने संविधान को फुलफिल करने के लिए वक्त के समय के अकॉर्डिंग जो है उसमें अमेंडमेंट हो रहे थे, तो वहीं पर जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आता है 1967 में। यहाँ पर इस केस को डीपली हम इसको एक्सप्लेन करने की बजाय फाइनली जो इससे आउटपुट निकल के आ रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में जो जजमेंट आता है, जो निष्कर्ष आता है, वो ये आता है कि पार्लियामेंट जो होती है, जो संसद होती है, वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है, उसको संशोधित नहीं कर सकती है। और इसी के साथ ये जो शंकरी प्रसाद वर्सेस सज्जन सिंह का केस होता है उसको इस केस के थ्रू जो है ओवररूल कर दिया जाता है, ठीक है, पलट दिया जाता है। देन इस केस को लेकर जो उस समय जस्टिस सुब्बा राव रहते हैं वो ये तक कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो नेचुरल है और उनको किसी भी कंडीशन में कोई भी नहीं छीन सकता है, वो संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 के तहत भी खत्म नहीं हो सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर 17 अमेंडमेंट एक्ट 1964 को भी चैलेंज किया जाता है, और आर्टिकल 13 को हम आगे समझने से पहले आर्टिकल 13 में क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है और आर्टिकल 13 में स्टेटमेंट ये दे रखा है कि कोई भी ऐसी विधियां, लॉ या कुछ भी जो कि फंडामेंटल राइट को कम करती है या उसको चेंज करती है, खत्म करती है, वो विधियां क्या होती है, असंवैधानिक होती है और शून्य होती है। तो यहाँ पर उसी बात को एक्सप्लेन किया जाता है, और आर्टिकल 13 के सब सेक्शन 2 में कहा जाता है कि जो विधानसभा है कि जो यहाँ पर आर्टिकल 13(2) में कहा जाता है कि जो इसमें विधि शब्द यूज हुआ है उसमें विधानसभा के द्वारा जो पारित कानून होते हैं और आर्टिकल 368 भी सम्मिलित होता है। अर्थात अगर आप आर्टिकल 368 के तहत भी फंडामेंटल राइट को कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं, बदल रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो शून्य होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यही बात कही गई, फंडामेंटल राइट पे ही जो है फोकस किया गया है कि उसको किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5th पॉइंट में ये कहा गया था कि आर्टिकल 368 में केवल विधि बनाने की प्रक्रिया दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में कहा गया कि आर्टिकल 368 में केवल लॉ बनाने की
प्रक्रिया दे रखी है अमेंडमेंट एक्ट की, यानी कि संविधान को संशोधित करने की नहीं, स्पेशली किसके केस में, इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो वाद है, यहाँ से चीजें जो है बदलती हैं। और फिर हम हमारे इसके तीसरे बैकग्राउंड को समझते हैं कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि जजमेंट जो आता है फाइनली सुप्रीम कोर्ट का आता है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए दिक्कतें आती है, तो पार्लियामेंट जो है कहीं अमेंडमेंट करता है इससे रिलेटेड। तो आइए हम अब तीसरे बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं। अब हम तीसरे फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट वर्सेस जो सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में फाइनल जजमेंट ये निकल के आता है कि पार्लियामेंट जो होती है फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है, वहीं पर फिर पार्लियामेंट ये कहता है और उस चीज को जो है प्रभाव को खत्म करने के लिए कई संशोधन जो है संसद में पारित करता है, जिसमें 368 के तहत वो कहता है कि अमेंडमेंट पावर इज अनलिमिटेड। जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर है वो अनलिमिटेड है और इसके थ्रू वो किसी भी बात का, किसी भी संविधान के पार्ट का, आर्टिकल का जो है अमेंडमेंट कर सकता है। इसके तहत वो 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो है पारित करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट होता है वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, उसको जो है संशोधित कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। 24 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये भी बताता है कि जो प्रेसिडेंट होता है अगर वो संविधान संशोधन का संबंधित विधेयक है तो उसको अपनी मंजूरी देना इसके लिए क्या है, बाध्यकारी है, इसको मंजूरी देना ही पड़ेगी। इसके बाद वो 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत जो है प्रॉपर्टी, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति का अधिकार होता है, उसमें कटौती करता है और ये कहता है कि जो संपत्ति का संबंधित अधिकार है उसमें भी जो है कटौती की जा सकती है, ठीक है। और इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट एक्ट जो इसे रिलेट करता है 29 अमेंडमेंट एक्ट 1972 के तहत लैंड रिफॉर्म्स को जो है 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। 9th शेड्यूल में डालने का एक बेसिक मीनिंग होता है कि इसमें वो मुद्दे होते हैं जिस पर जनरली क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स को इसमें डाल दिया जाता है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट जो है इसका रिव्यू नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट की एक पावर होती है, जिसके तहत वो किसी भी लॉ को, किसी भी आर्टिकल को जो है रिव्यू कर सकती है और अपने उस पर जजमेंट दे सकती है। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट इस प्रकार की जब एक्टिविटी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी फाइनली चूंकि गोलकनाथ में कह दिया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है और वो कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। तो ये वाला जो गेम चल रहा होता है राइट टू प्रॉपर्टी से वो काफी हद तक रिलेट करता है। अब आइए हम इसके फोर्थ बैकग्राउंड को समझते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और तुरंत इस केस को जो है वो इससे जन्म लेता है ये केस। फोर्थ बैकग्राउंड को समझने के लिए हम चलते हैं केरल में। जिस प्रकार से जो संविधान का भाग 4 है जहाँ डीपीएसपी उसमें निर्देशित कर रखा है कि राज्य जो है कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए जो है कानून ला सकती है। तो केरला गवर्नमेंट उस समय की जो जमींदारी व्यवस्था रहती है, जो टेनेंसी एक्ट होते हैं और जो लैंड ऑनरशिप होती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, एक रिफॉर्म लेकर आता है, लैंड रिफॉर्म एक्ट। और इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत क्या करता है, जिसके पास भी ज्यादा संपत्ति होती है उसको जो गवर्नमेंट होती है वो एक्वायर कर लेती है और इसी के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है केरल में एडने मठ के जो है कि 300 एकड़ लैंड को एक्वायर कर लेती है। और जो ये मठ होता है इसका जो हेड होते हैं, उसके हेड होते हैं केशवानंद भारती, ठीक है। इस मठ के हेड होते हैं केशवानंद भारती और जब उनके इतनी लैंड को एक्वायर गवर्नमेंट कर लेती है तो इससे उनको जो है फाइनेंशियली भी जो है काफी जो है लॉस होता है। तो इसके लिए केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स होते हैं केरला गवर्नमेंट पास करती है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वाद केस ले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में फिर केस जाता है। का क्या रोल होता है, सेकंड पे हमने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के वाद को देखा। तीसरे
में हमने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की उस समय की स्थिति को देखा। देन फोर्थ केस में हमने जो है यहाँ पर केरला की जो उस समय की परिस्थिति होती है उसको देखा। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती इस केस को किस प्रकार ले जाते हैं। जब केशवानंद भारती की लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है केस दायर करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। फोर्थ वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, पेटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट। तो पेटिशनर यहाँ पर कौन रहेगा? तो पेटिशनर यहाँ पर रहेंगे केशवानंद भारती, क्योंकि इनकी लैंड को एक्वायर करा था। और रिस्पोंडेंट यहाँ पर रहते हैं स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, केरला राज्य यहाँ पर रिस्पोंडेंट रहता है। पेटिशनर में जो केशवानंद भारती होते हैं, यहाँ पर इनके जो एडवोकेट होते हैं उस समय के जाने माने और बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नाना भाई पालकीवाला जो है इनके केस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर केशवानंद भारती केस को लेकर वो जो अपने तथ्य रखते हैं वो ये रखते हैं कि यहाँ पर इनके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1F जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का हनन हुआ है। चूंकि ये फंडामेंटल राइट है और यहाँ पर फंडामेंटल राइट को जो है हनन नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में, ये भाग 3 में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये कहता है कि जो आर्टिकल 368 है इसकी पावर लिमिटेड है और ये किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल राइट को जो है कटेल नहीं कर सकते हैं, कटौती नहीं कर सकते हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट है और बिल्कुल उस समय राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। साथ में ये जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है उसका भी जो है रेफरेंस रखते हैं, क्योंकि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी जो ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट होती है वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को जो है फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट यानी कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट भी अपना ये तथ्य रखता है कि आर्टिकल 368 जो है अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर है और किसी भी सीमा तक पार्लियामेंट किसी भी भाग को या आर्टिकल को जो है अमेंड कर सकती है और राइट टू प्रॉपर्टी को भी वो जो है कट कर सकती है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट ऑफ केरला की गवर्नमेंट से ये फैक्ट रखे जाते हैं। फैक्ट कई होते हैं लेकिन यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं 700+ जो है इसका जजमेंट बना था यहाँ से। अब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों के तथ्य सुने जाते हैं तो फाइनली 2 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं और वो 2 क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, और अगर अमेंड करती है हाँ में अगर इसका आंसर होता है तो उसकी लिमिट क्या होती है। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं और काफ़ी स्टडी करने के बाद 70 से प्लस अदर कंट्रीज के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली जो है 7:6 से अपना जजमेंट देती है। तो आइए अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो 13 जजों की पीठ होती है वो 7:6 से जो है अपना प्रस्ताव पारित करती है और ये जजमेंट देती है, इन 2 क्वेश्चंस के जवाब देती है। पहला, आर्टिकल 368 से फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए 1978 में 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट वाली कैटेगरी से हटा दिया गया था उसके बाद में। तो यहाँ पर ये कहती है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है और जो यहाँ पर 24वां अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया था उसको जो है वैलिड कहा जाता है, ठीक है। इसको इसके थ्रू जो है वैलिड कहा जाता है। और बात अगर लिमिट की आती है तो यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ के आता है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, लेकिन वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकती है। जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी भी हद तक अमेंड नहीं कर सकती है। और इसी के थ्रू आगे चलकर जो है मिनरा मिल्स मामले के बाद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है कि आखिर में संविधान के कौन कौन से बेसिक पार्ट्स है जिसको कि खत्म नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो वो जो है हम बाद के वीडियो में कभी चर्चा करेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हो कॉन्स्टिट्यूशन से। फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो 11 डिफरेंट जजमेंट आते हैं विभिन्न इशू को लेकर, उनमें यहाँ पर केशवानंद भारती केस का जो है सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। और अगर कहा जाए जो एक्सपर्ट रहते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर केस कोई नहीं जीतता है, ना केशवानंद भारती जीतते हैं तो जिससे उनकी लेन उनको मिल जाती, और ना स्टेट ऑफ केरला जीतता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकलता है और साथ में ही सुप्रीम
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक डेफिनेशन, एक और जजमेंट क्लियर होता है और एक बीच का रास्ता निकलता है और एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन केस के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में यहाँ पर फंडामेंटल राइट का भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जो शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह के बाद में जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में आता है और फिर बाद में केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद से सॉल्व हो जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने केशवानंद भारती जो है केस को बहुत कम शब्दों में, कम फैक्ट में डिस्कस करने की कोशिश की थी। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।